प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूँ रेहान अहमद आपकी खिदमत में। ज़िंदगी गैर मुतवक्को है, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, कोई पुल गिर सकता है, किसी इमारत में आग लग सकती है और रोड पर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से हाईवे ब्लॉक हो सकता है। ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे हीरो की, किसी ऐसे मददगार की और किसी ऐसी इमरजेंसी सर्विस की जो हमारी एक कॉल के ऊपर आन मौजूद हो, जो फौरी तौर पर हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए, ज़ख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करे। आज के शो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे हीरोज़ से जो हमारी एक कॉल के ऊपर हर वक्त हमारी मदद को आने के लिए तैयार रहते हैं। ये वो हीरोज़ हैं जो हमारी मदद करने को अपना फ़र्ज समझते हैं। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रावलपिंडी जनाब सिबगत उल्ला साहब के साथ। सर ये बताइए कि लोग हमारे यहाँ एक आम तासुर ये है, ये समझते हैं कि जब आग ना लगी हो शहर के अंदर तो शायद आप लोगों के पास कोई ख़ास काम नहीं होता, आप लोग से बैठे होते हैं, फारिग बैठे हुए होते हैं। तो मुझे बताइए कि जो आपका इदारा है पंजाब इमरजेंसी सर्विस, ये क्या क्या खदमात अंजाम देता है आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? जी, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि आग की कॉल ना होने की सूरत में रेस्क्यू 1122 के जो जवान हैं वो बिल्कुल फारिग होते हैं। अगर मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की बात करूं तो हम ऑन एन एवरेज डेली की 250 एमरजेंसीज़ को करते हैं रिस्पॉन्ड। इसमें मेडिकल एमरजेंसीज़ में मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ हैं, चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक है, किसी को पेट का दर्द हो सकता है और इस तरह की बहुत सारी एमरजेंसीज़ हैं मेडिकल एमरजेंसीज़ में। इसके अलावा हम रेस्क्यू की एमरजेंसीज़ करते हैं रिस्पॉन्ड और फायर की एमरजेंसीज़ रिस्पॉन्ड करते हैं। रेस्क्यू की एमरजेंसी में डीप वेल से रेस्क्यू है, हाइट से रेस्क्यू है और फायर एमरजेंसीज़ में डिफरेंट स्ट्रक्चरल फायर्स हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, एट्सेट्रा। ये इसमें आपके पास कितने फायर टेंडर्स हैं जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं? जी, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में हमारे पास 19 फायर व्हीकल्स हैं जिनके ज़रिए हम तमाम ज़िला रावलपिंडी को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा स्नॉर्कल वगैरह भी हैं आपके जी, पास? हमारे पास 2 लैडर्स मौजूद हैं जिनमें से एक टर्न टेबल लैडर है और एक APF है और ये दोनों की दोनों जो है वो हाई राइज बिल्डिंग की फायर इंसिडेंट में इस्तेमाल होती हैं। अब जो ये आग बुझाने के आलात के हवाले से ज़ाहिर है कि जदीद मशीनरी भी पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ हुई है, उसमें से कुछ मशीनरी हमारे पास भी है या हम कोई रिवायती मशीनरी से काम चला रहे हैं? नहीं, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के पास जदीद मशीनरी मौजूद है और हम हर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। आपने कभी किसी बहुत बड़े मिशन में इस तरह के हिस्सा लिया प्रैक्टिकली जिसमें आपकी जान जो है वो दाव पे लग गई हो, ख़तरे में पड़ गई हो? जी, मेरी इस वक्त तकरीबन 16 साल सर्विस हो चुकी है और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। अगर मैं अभी एक रीसेंट इंसिडेंट की बात करूं तो इस साल के आगाज़ में सराय मुग़ल में आग लगी थी जो कि अलग सुबह लगी आग और वो देखते देखते उसने सारी मार्केट को लपेट में ले लिया। उसमें से हमने 2-3 लोगों को फायर फाइटर्स ने और सब ने मिलके उनको बाहर निकाला था। तो आप कहाँ थे जब ये इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आई? जब ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास रिसीव हुई तो मैं उस वक्त अपने घर में मौजूद था और मैंने अलग सुबह उस इंसिडेंट पे को रिस्पॉन्ड किया था। एक बहुत बड़ी यानी कि आग मौजूद है और उसमें से आपने दूसरी तरफ पहुँचना है और वो आग काबू में नहीं आ रही और अपने जाने भी बचानी है, तो वो आप किस तरह से करते हैं? जी, जो फायर फाइटर्स ने सूट पहना हुआ होता है वो एक फायर रेजिस्टेंट सूट है, एक हीट रेजिस्टेंट सूट है। उसको पहनने के साथ साथ उन्होंने एक सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस पहना हुआ होगा जिसको शॉर्ट एब्रीवेशन में SCBA कहते हैं। अगर BA सेट मौजूद है, उसने फायर सूट पहना हुआ है तो वो उस मौजूद आग के अंदर से गुजर के ज़रूर उस जान को बचाएगा। अच्छा, लोग ये समझते हैं आमतौर पे ये जो फायर सूट होता है जो आग में से गुजर जाते हैं फायर फाइटर्स पहनकर, वो कभी जलता नहीं है, वो हमेशा महफूज रहता है? नहीं, ये हमेशा महफूज रहने वाला नहीं है। ये फायर प्रूफ सूट नहीं है, फायर रेजिस्टेंट सूट है। अच्छा, तो कितनी देर तक हम रेजिस्ट कर सकते हैं फायर? ये हम तकरीबन इस पे 20-25 मिनट के लिए रेजिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जो फायर फाइटर होता है वो बहुत ज़्यादा हीट या गर्मी नहीं लगती उसे? जी बिल्कुल लगती है, क्योंकि फायर सूट पहनने से पहले भी उसे तकरीबन 1-1.5 लीटर पानी पीना पड़ता है और फायर सूट उतारने के बाद भी उसे 1-1.5 लीटर पानी पीना पड़ता है। तो ये कोई भी फायर फाइटर ये काम कर सकता है? जी, इस वक्त पंजाब इमरजेंसी सर्विस में जितने भी फायर फाइटर्स हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि फायर ऑपरेशन बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं।
अच्छा सर, अब आप मुझे ये गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या बता रहे थे? ये इस वक्त इस सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन पे 3 फायर व्हीकल्स मौजूद हैं। ये जो पहली फायर व्हीकल खड़ी है, इसकी वाटर टैंक की कैपेसिटी अराउंड 7,500 लीटर्स के करीब है जी। और ये पीटी ऑपरेटेड फायर व्हीकल है। इसमें स्टैंडर्ड क्रू जो है फायर का वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। इस गाड़ी का जो पंप है वो इसके रियर पे लगा हुआ है और ये गाड़ी पावर टेक ऑफ ऑपरेटेड है। अच्छा। और इसमें फोम AFFF फोम एक्वस्टिल फॉर्मिंग फोम की कैपेसिटी जो है वो 500 लीटर है। अच्छा जी सर। और ये इस गाड़ी के चारों आउटलेट्स हैं जहाँ से 4 डिफरेंट होजेस लगा के फायर फाइटिंग की जा सकती है। और हर फायर व्हीकल के ऊपर आपको एक लैडर भी मिलेगी कि अगर इनिशियल रिस्पांस में लैडर का इस्तेमाल करना पड़े तो वो लैडर भी इस्तेमाल की जा सके। ये हमारी स्टैंडर्ड रिस्पांस व्हीकल है। हाँ। इसमें 3500 लीटर के करीब पानी की कैपेसिटी है और 300 लीटर इसमें फोम की है कैपेसिटी। ये रियर इंजन ऑपरेटेड है। ये इनिशियल रिस्पांस के लिए ये फायर व्हीकल जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपका जो रिस्पॉन्ड टाइम होता है वो कितना होता है? जी, हम अल्लाह का शुक्र है कि रेस्क्यू 1122 पंजाब में अपना एवरेज रिस्पांस टाइम अर्बन एरियाज के अंदर 7 to 10 मिनट्स का मेंटेन करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि राजा बाजार जैसी यानी कि गुंजान आबाद जगह में जहाँ पे बेशुमार पब्लिक मौजूद होती है, रास्ते बहुत तंग है, वहाँ पे किस तरीके से आप जो है काम करते हैं? जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पे रिस्पांस में इश्यूज तो पेश आते हैं, लेकिन आप एक मुनासिब जगह पे फायर व्हीकल को पार करने के बाद जो फायर फाइटिंग होजेस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये गाड़ी हम बड़ी डिफरेंट दिख रहे हैं, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बेसिकली लैडर है जो कि अराउंड 50 से 60 फीट के करीब एक्सटेंड होती है और इसको हम उर्फ़े आम में एरियल प्लेटफॉर्म का नाम देते हैं APF। ये गाड़ी अगर 50-60 फीट ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ से लोगों को एक्सट्रिकेट करना है या फायर फाइटिंग करनी है तो इसको आप वाटर कनेक्शन देके इससे दोनों काम करवा सकते हैं। एम्बुलेंस जो है थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएं। जी, ये रेस्क्यू 1122 की जो 90% कॉल्स हैं पिंडी की वो एम्बुलेंस रिलेटेड कॉल्स हैं और हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में 33 एम्बुलेंसेस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस एम्बुलेंस में क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है? सर, इस एम्बुलेंस में फ़र्स्ट एड का तकरीबन सारा सामान हमारे पास मौजूद है, जिससे किसी भी हादसे, मेडिकल इमरजेंसी में और या एक्सीडेंट में या कोई भी ऐसी फायर इमरजेंसी जिसमें विक्टिम को एवैक्यूएट किया जाए या कोई भी ऐसी इमरजेंसी जिसमें मरीज़ अंदर ट्रैप्ड हुआ हो उसको निकाल के हमने फ़र्स्ट एड करनी है। फ़र्स्ट एड की तमाम सहूलत हमारी एम्बुलेंस में मौजूद है। क्या है इसके अंदर? इस फ़र्स्ट एड बैग में हमारे पास बैंडेजेस वगैरह हैं, पायोडीन है, स्प्लेंट और कॉटन बैंडेज, ये वो हर तरह की हमारे पास बैंडेज है और ग्लूकोमीटर जिससे हम मरीज़ का शुगर चेक कर सकते हैं, BP अपरेटस है, BP हम मरीज़ का ले सकते हैं और हर तरह की हमारे पास जो है जो फर्स्ट एड में टैबलेट यूज़ होती है, जैसे कि कैपोटीन, जिस मरीज़ का कोई BP आई हो हम उसको वो टैबलेट दे सकते हैं। NG-SID हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये क्या है? ये सेक्शन मशीन है सर। अच्छा। इसके कोई भी हेड इंजरी का पेशेंट जिसको हम सेक्शन की ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पेशेंट इस सिचुएशन में मिलता है कि कोई भी ब्लीडिंग या सिचुएशन उसकी सेक्रेशन वगैरह उसके अंदर गले में फंसी हो तो उसको हम सेक्शन करते हैं ताकि जब तक वो हॉस्पिटल जाता है तो उसकी जो ब्लॉकेज वगैरह वो हम निकाल सकें। इसको टर्न टेबल लैडर बोलते हैं। इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन 100 फीट तक होती है और इससे 2 मकसद हम सॉल्व करते हैं। एक, हाइट पे फंसे हुए लोगों को बारी बारी एक्सट्रिकेट किया जा सकता है और सेकेंडली अगर खुदा ना खास्ता किसी बुलंद इमारत में आग लगी हुई हो तो उस आग को बुझाया जा सकता है। अच्छा, तो एक वक्त में इसमें जो है 3 लोग होते हैं? जी, एक वक्त में से 3 से 4 लोग इसके अंदर आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि उन लोगों का वज़न वो कितना है। अगर उनका वज़न ज़्यादा है किसी एक इंडिविजुअल का तो फिर 3 आएंगे, अगर उनका नॉर्मल वेट है तो फिर 4 लोग इसमें आ सकते हैं। तो ये जो है ये लैडर इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये नीचे आ गई है। ये लैडर इस वक्त नीचे आ गई है। आप इसमें बैठ के इस लैडर को एक्सटेंड करवा सकते हैं। अच्छा। जो फायर फाइटर है वो इसमें मौजूद होगा। इसके साथ वाटर बाउजर से हम पानी अटैच कर सकते हैं, होज, जी हाँ, डिलीवरी होज, और इससे आगे फायर फाइटिंग भी की जा सकती है और हाइट से लोगों को एक्सट्रिकेट भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ऊपर जाने में कितना टाइम लेती है ये? अराउंड ये 2-4 मिनट लेगी। 2-4 मिनट में ये ऊपर पहुंचती है और इतने टाइम में ये एक्सटेंड हो जाएगी, ये नीचे आती है।
तकरीबन 105-10 फुट तक हाइट पे इस पे जाते हैं। ये व्हीकल इसको हम स्पेशलाइज व्हीकल कहते हैं। टर्न टेबल लीडर, ये स्नार्कल, ये हमारे जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, जो मल्टी स्टोरी होती है, उसमें हम ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर कहीं हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाती है, कोई विक्टिम ट्रैप हो जाते हैं, हम उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए इस गाड़ी की मदद से ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट टाइम इस पर सफ़र करना जो है वो एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। किसी भी इमरजेंसी कॉल से पहले जब कॉल रिसीव होती है 1122 के कंट्रोल सेंटर के अंदर, तो ये वो जगह है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहीं से फिर फायर टेंडर्स जो हैं वो रवाना होते हैं, इमदादी टीमें जो हैं वो रवाना होती हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी को फेस करने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल। अभी आप डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को देखेंगे, जहाँ पे 1122 हेल्पलाइन पे आने वाली इमरजेंसी कॉल्स को रिसीव करने के बाद उस पर रिस्पांस को इंश्योर किया जाता है। ये चीज़ कॉल लैंड करने से लेके रिस्पांस इनिशिएट होने तक ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा आइए। अच्छा जी, ये है हमारा ये डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, कंट्रोल रूम है। 1122 हेल्पलाइन पे आने वाली कॉल्स, ये कॉल टेकर्स जो हैं ये इसको रिसीव करते हैं। ये हमारा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी है, इसको डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी कहते हैं। इसमें हमारे ये कॉल एजेंट्स 24/7 राउंड द क्लॉक यहाँ अवेलेबल होते हैं। कोई भी कॉल आती है तो इन एजेंट्स को रिसीव होती है। हमारा ये सॉफ्टवेयर है, एमरजेंसी कॉल मैनेजमेंट एंड डिस्पैच सिस्टम, EMDS उसको बोलते हैं। इस पे हर एमरजेंसी की कॉल लॉक होती है और यहाँ से रिसोर्सेज डिस्पैच होते हैं। किसी एक कॉल एजेंट को, दे आर ऑल कॉल एजेंट्स, उनको कॉल रिसीव होगी और जैसे ही उनको कॉल रिसीव होगी वो नियरेस्ट स्टेशंस के या की पॉइंट्स के रिसोर्सेज को लोकेट करेंगे और रेलेवेंट रिसोर्सेज को वहाँ पे डिस्पैच करेंगे। ठीक है सर, कौन सी शॉप में आ गया सर? ये ठीक हो गया सर, सर्विस नज़दीक है सर। काइंडली अपना मुझे नाम बता दें। ठीक है रिजवान साहब, सर्विस से मैं बात करवा रहा हूँ। ये बताइए, ये मार्केट की दुकान है या प्लाजा की दुकान है सर? ठीक हो गया सर, परेशान ना हो, सर्विस ये नज़दीक ही मैं आपके पास फिर बधाई अड्डे से मूव कर रहा हूँ। मेरे साथ आपने लाइन पर रहना है, कॉल आपकी बिल्कुल फ्री है सर। इसमें सर बंदे कोई ट्रैप या ज़ख्मी तो नहीं है? रिजवान साहब बिल्कुल काइंडली लाइन पे रहें, परेशान ना रहें। सर्विस से मैं बात करवा रहा हूँ, काइंडली बात कीजिएगा। लोकेशन मज़ीद क्लियर कर दें ताकि जल्द अज जल्द आप तक पहुँच सकें सर। गली में सर अगर कोई ट्रैफिक या कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं तो काइंडली ज़रा क्लियर करवा दें ताकि मैं पहुँचने में कोई दुश्वारी ना हो सर। जी बिल्कुल सर, सर्विस लाइन पे बात कीजिएगा इनसे। जी, जैसे ही वो कॉलर कॉल करता है हमें तो इमीडिएटली जो है वो जो रिसोर्सेज हम भेज रहे हैं उन स्टाफ के साथ कॉलर की कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई जाती है और जिससे ये होता है कि वो चूँकि लोकल होते हैं, उस एरिया से फेमिलियर होते हैं और प्लस ये जो स्टाफ होता है, जो कॉल एजेंट्स हैं हमारे, वो जब कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हैं तो हमें रिस्पांस में कोई इशू नहीं आता और हम जल्द से जल्द जो हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम है विदिन 7 to 10 मिनट्स वो हम उसको अचीव कर पाते हैं। लेकिन ये जो पुराने इलाके हैं पिंडी के, तो इस तरह के जो एरियाज होते हैं उसमें फायर टेंडर्स जो मूव करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं? जी, फायर टेंडर से पहले हमने एक मोटर बाइक सर्विस स्टार्ट की हुई है ना, तो जो मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस है वो उसको पहले डिस्पैच करवा देते हैं। उसका एक तो बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें उसके हवाले से बता देते हैं कि सिचुएशन क्या है। सेकेंड ये है कि जो पैसेज होता है उसके बारे में हमें कम्युनिकेट कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास छोटे फायर टेंडर्स भी हैं, स्टैंडर्ड फायर व्हीकल्स भी हैं। वो अकॉर्डिंग टू द नीड जो है या उस लोकेशंस के मुताबिक हम जो है वो व्हीकल्स को डिस्पैच करते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। चलें, फिर व्हीकल्स जिस तरह से यहाँ से निकलती हैं, रवाना होती हैं और कॉल पे रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो मंजर भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं अभी। सर मैसेज राजू है। फायर फाइटर की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मुश्किल लम्हात से जुड़ी हुई होती है और उसमें एक इमारत में आग लगने से लेकर हवाई जहाज़ के हादसे तक वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और शदीद तरीन हीट के अंदर, गर्मी के अंदर, दुश्वार गुजार रास्तों के दरमियान में से वो अपना रास्ता बनाते हैं और कोशिश उनकी होती है कि लोगों को ज़िंदा वहाँ से निकाला जाए। 2010 के अंदर मारदुला की पहाड़ियों पे एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो था उसका हादसा पेश आया था। मेरे साथ 3 ऐसे फायर फाइटर्स मौजूद हैं जिन्होंने उस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया था। क्या मंजर था, इनका रोल उसके अंदर क्या था
वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जब ये वाक़या हुआ था जुलाई 2010 में, रेनी सीज़न था मानसून का, टॉप ऑफ द हिल प्लेन क्रैश हुआ है। एक्सेस करना वहाँ पे बड़ा मुश्किल था। हम थ्रू एली गए लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद हमने असेंडिंग के थ्रू हाइकिंग करके इंसिडेंट प्लेस पे हम पहुँचे हैं, कैजुअल्टीज़ को रिकवर किया, एस्टिगेट किया है वहाँ से। तो कितना टाइम लगा आपको वहाँ तक पहुँचने में? हमें तकरीबन पौना घंटा उसमें हमने हाइकिंग की है, असेंडिंग रेस्क्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। उसके बाद हम उस जगह पे पहुँचे और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। टॉप ऑफ द हिल था, बहुत मुश्किल जगह थी। तो फिर उनको हमने डेड बॉडी बैग में डेड बॉडीज़ को शिफ्ट की है और थ्रू हेली ऑपरेशन, आर्मी भी हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व थी, उनको हेलीपैड तक पहुँचाया, फिर हॉस्पिटलाइज किया सारी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने वहाँ पे क्या मंजर देखा? वहाँ पे लाशें बिखरी हुई थी, ठीक है, फायर थी, जो पीसेस पड़े हुए थे उनको हमने कलेक्ट किया रेस्क्यू टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। जितनी भी कैजुअल्टीज़ थी कुछ हेली के थ्रू, ठीक है, और बाकी जो हम स्पाइन बोर्ड और हाइकिंग के थ्रू हम उनको नीचे लेके आए थे। अच्छा, तो वहाँ पे कोई ज़ख्मी आपको नज़र नहीं आया? नहीं, हमें वहाँ पे हमारे पहुँचने तक हमें कोई वहाँ पे ज़ख्मी नहीं मिला था। अच्छा, जो बॉडीज़ थी वो किस हाल में थी? यानी कि बॉडीज़ जो थी वो साबुत भी थी या कुछ और? नहीं, साबित बॉडी नहीं थी, कुछ थी लेकिन जिन वो भी यानी कि 70% कोई बिखरी हुई थी, कोई 50% बिखरी हुई थी, कोई 20, यानी कि डिफरेंट सिनेरियो थे। यानी जल चुकी थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, कोई जल चुकी थी, कोई ब्लास्ट होने की वजह से बिखर गई थी, ठीक है, कट गई थी, ये सी। एक फायर फाइटर जो होता है उसको तो हम समझते हैं कि वो रेस्क्यू करेगा जाके मुश्किल सिचुएशन के अंदर, और आप करते भी हैं। आपके एहसासात और जज्बात क्या होते हैं उस वक्त जब आप इतने सारे लोगों के साथ लाशें और ये सब कुछ देखते हैं? तो सर, हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि हमें ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि आपने अपनी सेफ्टी को नज़र रखते हुए दूसरों की जानों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। जब हम वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें अपनी सेफ्टी, जो हमने पीपीज़ पहने होते हैं वो तो इंश्योर करते हैं। फिर जो वो लाइव विक्टिम है, कोशिश करते हैं हम उसको सबसे पहले वहाँ से इवैक्यूएट करें, उसको हम सेफ प्लेस पे करें, उसको शिफ्ट करें। जज्बात सर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन हो, हर तरफ इंसानी बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े हों, तो वहाँ जज्बात बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन हमें अपने जज्बात पे वहाँ काबू रख के और लोगों की मदद करनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है सर। अच्छा, उसके बाद फिर बॉडीज़ को वहाँ से लेकर जब आप नीचे आए, बॉडी पार्ट्स को, तो फिर कौन से हॉस्पिटल में, पिम्स के अंदर गए? जी सर, पिम्स। अच्छा, वहाँ पे लोग, उनके जो रिश्तेदार मौजूद होते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं? जी सर, वो भी सवाल करते हैं कि आपने जब वहाँ गए तो आपने क्या देखा, कैसे देखा, तो फिर उनको भी बताना पड़ता है। फिर हर बंदा पूछता है, जब आप पहुँचे, मेरा कोई बंदा अगर हमें कोई लाइव मिल जाता है तो उसने किस कंडीशन में था, उसने आपसे क्या बात की, हाँ, तो फिर वो लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर आप जवाब देते हैं? आपके पास अथॉरिटी होती है जवाब देने की? कोई इस तरह का सीक्रेट क्वेश्चन है वो तो हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिशियल देते हैं। बाकी कुछ अगर वो ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन ले, यार जब आप गए थे मेरा बंदे ने आपसे कोई बात की, वो किस हालत में था, वो आओ पकार कर रहा था, वो फिर हम उसको कुछ ना कुछ तसल्ली दे देते। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मिशन जो बहुत मुश्किल हो, जिसमें आप जज्बात पर काबू ना रख सके हो, वो शेयर करेंगे हमसे? सर, इस तरह के सिचुएशन बहुत आए हैं। गखड़ प्लाजा में हमारे अपने साथ के, मेरे साथ के जवान शहीद हुए हैं। मैं उस ऑपरेशन में मौजूद था। उसमें जब हम फायर फाइटिंग हमने कर ली, आग बढ़ रही थी, फायर फाइटिंग करने के बाद जब वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जिसमें हमारे अपने जवान भी मेरे साथ के, एक जगह जब हमने ट्रेनिंग की है, हम एक ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, हम बाहर आए, वो अंदर की बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। जब हमें ये पता लगा कि वो अंदर ट्रैप कर गए, उस टाइम इतनी बेबसी हुई फील कि हम मतलब कुछ भी नहीं कर सके। एक बंदे को, हमारे साथ बंदा अंदर ट्रैप हो गया है, हम सच ऑपरेशन की है, वो जो टाइम लगा उसको निकाला है, वो बॉडी पार्ट्स निकले। वो बहुत मुश्किल सिचुएशन थी उस टाइम कि अपने एक साथ का बंदा जिसने साथ ट्रेनिंग भी की हो, साथ ड्यूटी भी कर रहा हो, और वो साथ ऑपरेशन में हो, एकदम बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, वो अंदर ट्रैप कर जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। कोई ख़ास बात कहना चाहेंगे आवाम से? आवाम वहाँ बड़ा रश लगा देते हैं, जिससे आपका काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, आप लोग अंदर जा नहीं पाते, आवाम बहुत जमा हो जाते हैं। कुछ कहना है आवाम से आपको? सर, मेरी आवाम से यही अपील है कि जब भी कोई रेस्क्यू की गाड़ी देखें तो आप इसको रास्ता दिया करें, ठीक है।
कुछ लोग रास्ता नहीं देते, क्योंकि हमें जब कॉल आती है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है लोगों की जान की हिफाजत करें। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, ऑपरेशन मतलब डिले होने की वजह से लोगों के नुकसान भी ज़्यादा होता है, माली भी और उनका जानी भी मतलब उनको ख़तरा होता है। अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी ऑपरेशन होता है हमारे साथ तावन किया करें, एरिया खाली कर दिया करें, रेस्क्यू की जितनी टीमें हैं वहाँ उनको मतलब काम करने में उनकी हेल्प किया करें, ताकि हम ना अपने जो प्रोफेशन तरीके से उस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी क्लोज कर सकें। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। अवाम जो जमा हो जाते हैं, एक तो रास्ते बहुत तंग होते हैं, गलियां बहुत तंग हैं, जैसे राजा बाज़ार है या पिंडी के पुराने इलाके हैं, और बात पिंडी की नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में कहीं भी जब इस तरह का वाक़या होता है तो लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैं अवाम से ये भी एक रिक्वेस्ट इनके हवाले से करना चाहूँगा कि तमाशा देखना अगर आप मदद नहीं कर सकते, जो कि ज़ाहिर है कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ज़रूरी साजो सामान मौजूद नहीं है, आपके पास ज़रूरी ट्रेनिंग मौजूद नहीं है, आपके पास ज़रूरी यूनिफॉर्म या लिबास मौजूद नहीं है। जब ये सब कुछ मौजूद नहीं है तो यकीन कीजिए कि रुकावट बनना किसी काम के बीच में और इन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करना, इनको रास्ता ना मिलना, और फिर आप अगर वो तमाशा देखेंगे, आप मोहल्ले वाले हैं या आप उस गली में रहते हैं, तो तमाशा देखकर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप किसी को ये किस्सा सुनाएंगे, किसी को ये कहानी सुनाएंगे, लेकिन आपके उस शौक़ में, उस तमाशा देखने के शौक़ के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ, उनकी जानें जो हैं वो ख़तरे में पड़ सकती हैं। तो प्लीज़ एक बहुत ही ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे हरगिज़ तमाशाई ना बने, बल्कि इनकी सपोर्ट बने। इनसे पूछें वहाँ पर भी कि किसी चीज़ की आपको ज़रूरत तो नहीं है, इनको पानी की भी ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा खुराक की भी ज़रूरत होती है, उसके अलावा इन्हें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है कि कोई आगे बढ़े और इनको कोई चीज़ उठानी है या ये नहीं पहुँच पा रहे, तो अगर हेल्पिंग हैंड उसमें से कुछ ताकतवर नौजवान जो हैं वो बन सकते हैं तो बने। अदरवाइज़ लोगों का खड़े होना, बच्चों का खड़े होना, ख़वातीन का खड़े होना और तमाशा देखना, ये मुश्किलात में इजाफे का बाइस तो बनता है, लेकिन किसी तरह से मददगार साबित नहीं होता। जब आप जाते हैं किसी इस तरह के बड़े वाक़े के ऊपर या जब आप अपने घर से निकलते हैं, किसकी दुआएं साथ होती हैं? सर दुआएं तो वालिदैन के साथ होती है, ठीक अच्छा। है, बीवी बच्चों की होती है, अपने फैमिलीज़ की होती हैं, फिर अपने साथ जो कलीग्स होते हैं उनकी होती हैं। कोई सा बड़ा ऑपरेशन होता है वो डेफिनेटली ऑफिसर भी हमारे साथ होते हैं, कलीग भी साथ होते हैं, तो सारों की हम एक टीम वर्क की तरह हमें काम करते हैं। हम एक घर है हमारा, तो सारे एक दूसरे के लिए मतलब दुआ भी करते हो, जहाँ पॉसिबल हो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। वालदा जो है मौजूद है आपके साथ? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। अच्छा, तो घर में जो भी हैं आपके मिसेज हैं, जी सर। क्या दुआ देती हैं? ये कहते हैं कि अपना भी ख्याल रखिएगा, लोगों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने आपको एक ऐसा काम दिया है, अल्लाह एक आपसे ऐसा काम दे रहा है, मतलब नेकी का काम ले रहा है, दूसरों की इस्लाह बहबूद का काम ले रहा है, अपना भी ख्याल रखें और लोगों का भी ख्याल रखें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 1122 की टीम के साथ, और हर बड़े इदारे के पीछे, एक बहुत ही फाल इदारे के पीछे एक ऐसी शख्सियत होती है जिसका वो विजन होता है, जो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट के साथ सामने आते हैं और सोचते हैं कि एक कॉन्सेप्ट को लेकर जो आगे बढ़ना है और उसको माशरे की बेहतरी के लिए और फलाह के लिए इस्तेमाल करना है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज हैं। इन्होंने एक आदमी के साथ इस सफ़र का आगाज़ किया था। इनसे ये कहानी सुनते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इनके जहन में था और ये सफ़र इन्होंने कैसे शुरू किया था। जनाब, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन कभी सोचिएगा कि अगर आपके पास इमरजेंसी नंबर 1122 जब नहीं था तो कौन आपकी मदद के लिए आता था। और जो इससे भी ज़्यादा चीज़ परेशान करती थी वो ये था कि बहैसियत डॉक्टर हम देखते थे कि एम्बुलेंसेस अस्पतालों में खड़ी होती थी, लोगों को नहीं मरती थी, और जिस वक्त उसका इमरजेंसी में ज़रूरत थी उस वक्त कोई रास्ता भी नहीं देता था। जैसे ही उसका इंतकाल हो जाता था तो कोई फलाई अदारा आ जाता था उसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए, और उस वक्त ट्रैफिक भी रुक जाती थी। तो मैं देखता था, ये सोचते थे कि ये क्या है, और हमने जब पहली स्टडी की उसमें 95% चांस ये था कि हादसे इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। सो बेसिकली हमने सारे रिफॉर्म कराए 2001 और 2 में, अगर वो इम्प्लीमेंट हुए होते तो शायद ज़िले में आधे लोग बच जाते, लेकिन हर एक चीज़ का टाइम है। 2004 में फिर हमने आगाज़ किया लाहौर शहर से, और हर किसी ने कहा डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है। बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, अपनी प्रैक्टिस छोड़ना, सब कुछ करना और यहाँ पे आके इसको शुरू करना। और अल्लाह का शुक्र है वहाँ से जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया, आज रेस्क्यू 1122 ना सिर्फ पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध,
अभी बलूचिस्तान में भी सिस्टम चल रहा है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में, और अब तक 1,60,00,000 से ज़्यादा लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। और जैसे ही ट्रैफिक में इजाफा हुआ एम्बुलेंस सर्विस का, तो हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की, जिसने अब तक 27 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया और औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट का बरकरार रखा है। इसी तरह फायर सर्विस के बुरे हालात थे, आपने देखा होगा, तो हमने फायर सर्विस बनाई, एक जदीद फायर सर्विस, जिसने अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया। और बर वक्त और पेशावराना फायर फाइटिंग, ये जो आप देख सकते हैं फायर फाइटर्स खड़े, इन्होंने अब तक जो है वो 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचाए हैं। तो ये, और फिर फ्लड आपने देखा, एक बहुत बेबसी थी, और हमने फ्लड का ऑपरेशन 2010 में जब देखा तो उसके बाद उसको चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज वहाँ से लेकर सतलुज का भी जो पूरा ऑपरेशन था, सिंध में भी पूरा सिस्टम देना, उनको मदद करना जब वैसे फ्लड्स आए, और तो वो हमने किया। अल्लाह का शुक्र है कि आज वो चाहे दिन हो चाहे रात हम ऑपरेशन पूरा कंडक्ट करते हैं। कोविड के अंदर जब सब लोग डरते थे, क्योंकि हमने सारी ये ट्रेनिंग्स और हेल्मेट की थी, तो उस वक्त हमने उस ऑपरेशन को लीड किया और तकरीबन 24,000 लोग उस वक्त हमने शिफ्ट किए। तो आज आप देखें तो जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, जहाँ पे 1,60,00,000 को हमने किया है, इसी तरह तकरीबन डेली बेसिस पे हम हर 1 मिनट पे ट्रैफिक हादसा हो रहा है। तो मेरी लोगों से अपील होगी कि आज एक रेस्क्यू 1112 का एक निज़ाम मौजूद है। सिर्फ आपने बर वक्त, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में हमें कॉल करना, बिला वजह कॉल नहीं करना, क्योंकि जब आप नंबर बिजी रखते हैं उसकी वजह से दूसरों को सर्विसेज नहीं मिलती। हमें कॉल करें, हम आपकी मदद के लिए आएंगे। अवाम का ताउन किस हद तक आपको हासिल रहा और हासिल है? शुरू में एक चैलेंज होता था, लोग समझते थे कि ये भी शायद उसी तरह से आ गए डेड बॉडीज़ उठाने के लिए या फ्लाई। जब उनको इमरजेंसी सर्विस के रोल का पता चला, तो आज खुद लोग इंतज़ार करते हैं कि जी ये लोग फ़ौरन रेस्क्यू आ रही है, अब आप साइड पे हो जाए, ये लोग अपना काम जानते हैं। और एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो हमारा अब इस वक्त जो हम कोशिश है हमारी साथ साथ, जहाँ पे हमने इतने सारे 2.5 लाख आग के इंसिडेंट्स पे किया है, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मेरी लोगों से अपील होगी कि आप जहाँ पे करोड़ों बल्कि अरबों रुपए आप जहाँ पे लगा रहे हैं, वहाँ पे हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाएं, ताकि आपकी अपनी यहाँ ज़िंदगी महफूज रहे, जो लोग अंदर रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी महफूज रहें, और इस किस्म के सानेहात जो है वो ना हो। सो ये हमने सारी चीज़ें जहाँ पे आज किया, बिकॉज देखिए वहाँ पे एंट्री करनी है आपने, अगर आपके पास स्टेयर्स नहीं है जो कि क्लियर है, इसी तरह लोगों ने निकलना है, वो ज़रूरी है। तो ये इनको यकीनी बनाएं, क्योंकि जनवरी से इसके ऊपर फिर हमारी पूरे मूवमेंट शुरू हो रही है, जिस पे हम, ताकि जितनी हमारी बिल्डिंग्स हैं, एटलीस्ट आने वाली जितनी बिल्डिंग्स हैं, वो हिफाजती तदाबीर ले रही हैं, और पिछली वाली भी अगर प्रॉपर एग्जिट स्टेयर केसेस बना लें तो जिंदगियां लोगों की महफूज रहेगी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, जहाँ पे एनवायरनमेंट है, ट्रैफिक के मसले हैं, उसमें इस रिस्पॉन्स टाइम को मेंटेन रखना, ये इन इटसेल्फ चैलेंज है बहुत बड़ा। सर एक चीज़ और जो मैं बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ वो ये कि जो हमारे छोटे शहर हैं, ख़ास तौर पे या बड़े शहरों के भी छोटे इलाके जो बहुत कंजेस्टेड हैं, जहाँ पुरानी इमारतें हैं, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, और वो इस वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि लोगों में शऊर ही नहीं है। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर्स तक का इस्तेमाल जिस तरह से घरों के अंदर होता है, यानी कि माचिस की तीली जलाकर लोग ये चेक कर रहे हैं कि सिलेंडर में लीकेज तो नहीं है कहीं पे। तो जब ये वाली अवेयरनेस है, तो एक आइडिया ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी टीमें जो है वो घर घर जाएँ, और ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, उनसे, जो हमारी माएँ बहनें हैं, उनसे जाके मुलाकात करें। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और इसका हमने बहुत ही आसान हल ढूंढ लिया। हमने आज आपने 2 काम करने हैं। जहाँ पे आप सोशल मीडिया और फ़ोन पे इतना टाइम लगाते हैं, वहाँ पे एक ऐप है, उसका नाम है पाक लाइफ सेवर। पाक लाइफ सेवर, आपने वो डाउनलोड करना है। उसी पे आपके कुछ ट्रेनिंग वीडियोस हैं दोनों। आपने CPR किस तरह करनी है, बिकॉज अगर हम आएंगे भी, आप हमें कॉल करेंगे, 7-8 मिनट लग जाते हैं। मोटर बाइक वाला के 4 मिनट भी फिर भी टाइम लगता है उसको कॉल करना, आना है। अगर खुदा न खास्ता आपके घर में किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो आप फ़ौरन उसकी CPR शुरू कर सकते हैं, और जो आप इम्पैक्ट डालेंगे वो कोई और नहीं डाल सकता। इसी तरह ब्लीडिंग कंट्रोल में। सर ये फरमाइए कि जो लोग आपकी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं नौजवानों की तरह, उनके लिए एक तो इंसेंटिव क्या है, पहली बात ये, और दूसरा ये कि वो क्यों ज्वाइन करें? मैं समझता हूँ जी सबसे बड़ा तो इंसेंटिव जो है ना, वो अपनी एक सेटिस्फेक्शन है कि जब आपने किसी की एक ज़िंदगी बचाते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी और कोई चीज़ क्या बात कि हमारा ये नौकरी समझ के इसको नहीं करना। ये वो जज्बा चाहिए जो, जिसमें वो जज्बा है। अगर वो पैरामेडिक है, उसने कोई भी पैरामेडिकल कोर्स किया हुआ है, वो फ़ौरन सर्विस को ज्वाइन कर सकता है। यंग होना चाहिए और फिट होना चाहिए। इसी तरह हमारा DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, किसी ने किया तो फायर रेस्क्यूअर बन सकता है। और इसी तरह हमारे डिस्पैच रेस्क्यूअर्स हैं, जिनको जो हमारी कॉल्स लेते हैं और फ़ौरन डिस्पैच करते हैं। और इसी तरह फिर हमारे ड्राइवर्स हैं जो मैट्रिक हैं, तो फिटनेस उनकी होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें आके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल, इसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा।
हमारी कौम, आम शहरी, क्या आपको लगता है डिज़ास्टर्स के लिए तैयार है? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें खुद सानियात क्रिएट नहीं करने चाहिए। मसलन अगर आपने एक दरिया का इलाका है और बेड है, चाहे उसमें सालों साल पानी नहीं आया, जब आपने वहाँ पे बनाया एक बार पानी आया तो सब उसको साफ कर क्या जाएगा। बात है। और इसी तरह जो आप ये बुलंदो बाला इमारतें खड़ी कर रहे हैं, अगर ये महफूज नहीं है तो आपने देखा 2005 के ज़लज़ले में, आपने देखा तुर्किया में। जी हाँ, अपने लिए इंसानियत को क्रिएट ना करें, महफूज कंस्ट्रक्शन करें, सही जगह पे करें, ताकि कल को आने वाले टाइम में हम खुद ये सानियात को क्रिएट ना करें। जब हम बात करते हैं फायर फाइटिंग की, यानी आग के खिलाफ जंग की, तो इस जंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिपाही होता है वो होता है फायर फाइटर। जी हाँ, यानी कि वो इंसान जो पानी का पाइप लेकर उस ख़तरनाक इमारत में या लोकेशन पे जाता है जहाँ पर आसमान तक आग के जो शोले हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। ये एक बहुत मुश्किल काम है। मेरे साथ बिलाल मौजूद हैं, फायर फाइटर। बहुत सारी इन्होंने फायर फाइटिंग ऑपरेशंस जो हैं उनमें इन्होंने हिस्सा लिया। इनसे हम पूछते हैं कि सबसे खौफनाक जो आपका ऑपरेशन था, फायर फाइटिंग ऑपरेशन, वो कौन सा था? यहाँ पे राजा बाज़ार की हमें कॉल आई इमरजेंसी की, तो हम वहाँ पे फायर पे मूव हुए, तो वहाँ पे आग बहुत ज़्यादा थी और आग जो है वो आसमान के साथ बातें कर रही थी। लेकिन हमने वहाँ पे सीन असेसमेंट करने के बाद हमने अपने बैकअप को कॉल की। बैकअप आने तक हमने जो है वो अब फायर फाइटिंग स्टार्ट की। फायर फाइटिंग स्टार्ट करने के काफ़ी देर हमने जो है काफ़ी इस ऑपरेशन को काफ़ी घंटे चलते हुए गुजर गए। उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ अतराफ़ से फायर फाइटिंग करके आग को काबू किया और उसके बाद हमारे जो है सीनियर वगैरह वो भी सब पहुंच गए थे। उसके बाद हमने काफ़ी देर बाद इस ऑपरेशन को क्लोज़ किया। वहाँ लोग जो थे वो बहुत घबराए हुए थे जब हम पहुँचे, सो कि वहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल था और इसके अलावा बहुत सी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे बिजली की तारों में बहुत हमें मसला बना वहाँ पे, लेकिन ये कि हमने अपने टेक्निक के मुताबिक जो है आग को कंट्रोल कर लिया। अच्छा बिलाल, मुझे बताइए कि ज़िंदगी का कई दफ़ा आग को आपने फेस किया होगा। जी सर, बहुत रियल डेंजर हम जिसे कहते हैं, असल ख़तरा, मतलब वाकई आपने जब देखा आपने कहा जी आज खैर नहीं, आज बचने का चांस नहीं है? जी, इस तरह भी होता है बहुत सारा, क्योंकि जब हम किसी प्लाजे में जब बहुत बड़ी आग आ जाती है तो उसमें जो है स्मोक जमा हो जाता है। स्मोक जमा होने का मतलब कि उसमें 90% डेड जो है बढ़ जाती है और उसमें स्मोक में जो है ना आप जो है फायर फाइटिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने सीट ऑफ फायर पे पहुंचना होता है। तो उसकी वजह से हर बंदा जो है वो डरता है, क्योंकि वो सफोकेशन सांस बंदा जब नहीं ले रहा होता तो उसको अपनी मौत ही नज़र आती है। लेकिन उस टाइम भी हम जो है अपनी जो है वो अपनी जो हम ट्रेनिंग हमने ली हुई है अकेडमी से, फिर हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने दिए हुए हैं, उसके मुताबिक हम अपना काम करते हैं और सबसे ज़्यादा हमें डेंजर जो है स्मोक नहीं लगता। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि जब हम किसी इमारत में एक फायर फाइटर दाखिल होता है जी सर, और वो धुएं से भरी हुई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपने बार बार ट्रेनिंग का जिक्र किया, तो ये कौन सी ट्रेनिंग होती है जो आपको वहाँ से रास्ता तलाश करने का तरीका बताती है? सर उसमें ये होता है कि हम जो एक होज लाइन हमारे पास होती है और उसके बाद हमारे पास एससी भी होता है सर, सिलेंडर होता है ऑक्सीजन वाला, वो हम पहन के वो हम बिल्डिंग में एंट्री करते हैं और हमारी जो एक लाइन है होज की, उसकी मदद से हम अंदर जब सीट ऑफ फायर पे पहुंचते हैं तो फिर हम उसकी मदद से, और जब हम बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो बिल्डिंग के अतराफ में जो बिल्डिंग की दीवारें होती हैं उनके सहारे से हम जो है बिल्डिंग के एंड तक पहुंचते हैं जहाँ पे फिर सीट ऑफ फायर होती है, उसको फिर हम वहाँ पे जाके मौके पे क्लोज करते हैं और जो हमारी लाइन लगी होती है वही हमारा रास्ता होता है, उसकी मदद से हम अंदर बाहर जाते हैं सर। और उसमें हीट भी शदीद होती है, उसके अंदर शदीद होती है, इसकी वजह से हमने फायर सूट पहने होते हैं जो हमें उससे बचाते हैं सर। क्या खुसूसियात होना ज़रूरी है एक नए फायर फाइटर में, एक यंग फायर फाइटर में? सर एक तो ये है कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है फायर फाइटर की कि वो जो है किसी चीज़ का डर ना रखे, जब भी वहाँ पहुँचे तो बिला जो है डर किए बगैर उस बिल्डिंग में सबसे पहले जहाँ पे आपको फायर लगी नज़र मिल जाए आपने वहाँ पहुँचना लाजमी होती है। सीट ऑफ फायर जिसे हम बोलते हैं कि आग के ऊपर पहुँचना वो ज़रूरी होता है। तो वो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे भाई हैं वो इस चीज़ को मतलब कि यहाँ पे जो उसको ढूंढें और वहाँ पहुँचें। किसी जो है ना एक वादर जो FR है उसका यही है कि जब सारे वही है कि बात है कि जब लोग बाहर भाग रहे होते हैं, एक FR जो फायर रेस्क्यूअर है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहा है, बेशक आग के शोले हों, धुआं हो, कुछ भी हो। आप कोई और काम भी कर सकते थे ज़िंदगी में, फिर फायर फाइटर बनने के बारे में ही क्यों सोचा आपने? मेरी जो शुरू से कोशिश थी कि मैं जो बड़ा हूँ जो एक काम है कि लोगों की मदद कर सकूँ, क्या कोई भी काम हो, या वो किसी चीज़ में भी कर सकूँ। फिर अल्लाह ने मेरे इधर लिखा नसीब, तो ये जॉब भी होगी मेरे साथ और जॉब भी ऐसी मिली कि हम हर टाइम लोगों की मदद ही करते हैं। तो अभी हम यूनिफॉर्म में भी लोगों की मदद करते हैं और जब हम यूनिफॉर्म उतारते हैं तब हमारी फीलिंग ऐसी ही होती है कि हमारे मुश्किल में हर बंदे का काम है। क्या बात है, माशाल्लाह। बिलाल जैसे लोग जो हैं वो हज़ारों हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर,
और इस शोबे में, न सिर्फ इस शोबे में बल्कि मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इन जैसे लोग और ऐसे लोग जो इस जज्बे के साथ सामने आते हैं, वही पाकिस्तान का फ़ख्र है। जी जनाब, और अब हम आ गए हैं जनाब वाटर रेस्क्यू 1122 का जो एक शोबा है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें पानी में से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। वो लोग जो सैलाब में या किसी भी तरह की मुश्किल सूरत हाल में फंस जाते हैं पानी के हवाले से, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये भी कई मिशन इस तरह के कर चुके हैं। उस्मान साहब, मुझे थोड़ा सा बताइए, ये जो आपकी वैन मैं देख रहा हूँ वाटर रेस्क्यू वैन, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या क्या सामान है और ये किस तरह से काम करती है। ये सर वाटर रेस्क्यू वैन है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का सामान है जो कि ड्राउनिंग या जब फ्लड आता है तो इसमें एमरजेंसी पर जब रिस्पांस करते हैं तो जो भी इक्विपमेंट ज़रूरी होता है वो इस गाड़ी में पड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहले एक फाइबर बोट है जहाँ पे हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, वहाँ पे बोट के थ्रू पेशेंट के पास जाते हैं और उसको रिकवर करते हैं। इसके साथ ये एक OBM है जो इसके साथ अटैच होता है। अच्छा। और साथ ये लाइफ बॉय है। OBM से क्या मुराद है? आउटबोर्ड मोटर्स। अच्छा, बिल्कुल सही, ये मोटर्स हैं इसके साथ, बिल्कुल सही। ये मोटर है, इसका इंजन, मतलब दूसरे आसान लफ्ज़ों में इसका इंजन ये है, ठीक है। ये लाइफ बॉय है, ये किसी भी विक्टिम को फेंकने के लिए आप फेंक के उसे खींच सकते हैं। अगर ये विक्टिम के पास चला जाए तो इस पे हाथ रखे तो ये आपको डूबने नहीं देगा, चाहे जैसा भी पानी हो। बिल्कुल सही है। इसके साथ हमारी ये चेयर्स हैं। बाज़ हम ऑपरेशन ऐसे आते हैं कि 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं, तो उसके लिए हमारे कैंपिंग का निज़ाम है हमारे पास, तो उसके लिए ये रखे हुए हैं। बाज़ टाइम हमारे पास नाइट स्टे हो जाता है। जी हाँ। ये लाइफ जैकेट्स हैं, जिसको ये पहन के पानी के अंदर, मतलब ये भी डूबने नहीं देती। बिल्कुल। और ये उनको भी आप देते हैं जिनको रेस्क्यू कर रहे होते हैं? जी, उनको भी देना, उनके पास पहुँच जाते हैं तो उनको ये पहना देते हैं ताकि ये डूब ना जाए। जनाब, इसके अलावा बाज़ इमरजेंसीज हमारी आती हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं, अंडर वाटर। उसके लिए हम स्कूबा यूज़ करते हैं। स्कूबा सेट है हमारे पास, वो सिलेंडर पड़े। जी हाँ, वो सिलेंडर्स हमें नजर आ रहे हैं सामने, फ्रेश एयर होती है। ये पहन के, उनके साथ ये एक्सेसरीज हैं उसकी सारी। ये BCD आ गई, ये वेट सूट आ गया और ये फुल फेस मास्क है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है इनमें? ये सर BCD है, बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस। हाँ, ये सिलेंडर के साथ अटैच होती है। हाँ, इसके थ्रू सारा फंक्शन इसी का है। इसके साथ ये 2 बटन लगे होते हैं। जी हाँ। एक कंप्रेसर है, एक डीकंप्रेसर। जी हाँ। एक बटन के थ्रू हम नीचे जाते हैं पानी के अंदर। हाँ। एक बटन के थ्रू हम इसको प्रेस करेंगे तो इसमें एयर आ जाएगी। तो ये हमारी वैसी सेम जैकेट की तरह बन जाएगी, यानी आपको पानी से बाहर निकाल। बिल्कुल सही है। ये ठंड वगैरह के लिए बचने के लिए, सर्दियों में हमें डाइव करनी पड़ जाए तो ये पहन के करते हैं। ताकि लास्ट ईयर फ्लड आया था, ये दरिया स्वाम है। जी हाँ। तो ये चक्री का एक मकाम है, वहाँ पे हमें कॉल आई थी कंट्रोल की तरफ से कि एक फैमिली फंस गई है, घर की छत पे चढ़ गए थे। अच्छा। मतलब पानी इतना ज़्यादा था कि एक सिरे से दूसरी साइड पे आप सही देख नहीं सकते थे, मतलब इतना पानी था। तो वो कंट्रोल की जब कॉल आई, हमने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। वहाँ जाके देखा तो पानी बहुत ज़्यादा था। हाँ। अप्रोच भी उस तरह की नहीं थी। फिर हमने बोट्स के थ्रू 2 बोट्स उतारी था, मतलब पहुँचने के लिए। तो बोट्स 2 उतारी थी, तो हमने 2 टीमें बना ली थी ताकि अल्लाह ना करे जाते हुए किसी एक के साथ हादसा हो जाए तो दूसरा उसे रिकवर करने के लिए बर वक्त रिस्पॉन्स कर सके। बिल्कुल सही है। तो वो बड़ी मुश्किल से जहाँ से बोट उतारी थी, वहाँ से जहाँ पे विक्टिम मौजूद थे वहाँ तक तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा था पहुँचने में, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। अप्रोच कहीं और थी नहीं गाड़ियों की, तो जिस जगह से मतलब बोट डाल सकते थे हम वहाँ से बोट डाली और 1.5 घंटे बाद तकरीबन पहुँचे हैं। तो आगे देखा तो वो बेचारे हमें देख के खुश भी बड़े हुए। पहले तो रो रहे थे, चीखें मार रहे थे कि जी बचाओ बचाओ। जब हमें देखा तो उनकी सांस में सांस आई कि चलें हमें बचाने के लिए बंदे आ गए। तो वो फिर बड़ी मुश्किल के साथ उन्हें स्टेबल किया हमने अपनी बोट्स को उनकी दीवार के साथ, फिर बांध के फिर छत पे बड़ी मुश्किल के साथ अप्रोच की है, क्योंकि वहाँ पे हम सीढ़ी वगैरह हम कुछ लेके नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं था बोट में इस तरह। तो वो तकरीबन हमें 45 सेकंड लगे थे उन्हें रिकवर करते हुए। जब रिकवर किया तो फिर उनको बड़ी जैकेट्स वगैरह ले गए थे, उनको जैकेट्स पहनाई, बोट में बिठाया और तकरीबन, क्योंकि हम अप स्ट्रीम आ रहे थे, अब पानी के मुखालिफ चल रहे थे, तो उस वजह से भी हमें काफ़ी मुश्किलात आई। तो हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग गए अपने इंसिडेंट प्लेस पे जहाँ पे हम एंट्री की थी वहाँ पर पहुँचने में। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो बल्कि उस टाइम भी मीडिया काफ़ी आया हुआ था, अवाम भी काफ़ी बड़ी तादाद में थे, तो उन्होंने बड़ी हमारी हौसला अफजाई की और बड़े खुश हुए कि उन्होंने इस तरह ज़िंदा लोगों को इतने बड़े सैलाब में बचाया। एक कौम जब अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रही होती है और जब हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कि उसमें
सब तरह के लम्हे आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, आसान भी आते हैं। तो उसमें इस तरह के सिपाही जो हैं उस्मान साहब जैसे जो हैं वो मदद के लिए मौजूद होते हैं और मुश्किल लम्हात में लोगों की मदद के लिए औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान उसमें सभी होते हैं। और इन्हीं के लिए शायद कहा था अल्लामा इकबाल ने, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो यही वो लोग हैं जो मदद को आते हैं मुश्किल वक्त में और हमारा फ़ख्र कहलाते हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस 1122 का जो पूरा एक कॉन्वॉय है, पूरा जो उसका फ्लीट है, उसका एक बहुत हिस्सा जो है वो इन मोटरसाइकिल्स पर मबनी भी है। इन मोटरसाइकिल्स की तादाद 100 है और ये इनके फ्लीट का बहुत अहम हिस्सा है। मार्च 2018 में ये फ्लीट में शामिल की गई थी और ये शोबा जो है इसका आगाज़ किया गया था और उसका मकसद ये था कि फ़ौरी तौर पे और तेज़ रफ्तार मदद जो है वो देखने वालों तक पहुंच सके और उन लोगों तक पहुंच सके जिनको मदद की ज़रूरत है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैज़ान अयूब साहब, ये इमरजेंसी टेक्निकल ऑफिसर हैं। और ये मुझे बताइए कि अयूब भाई, ये जो सर्विस होती है ये किस तरह से काम करती है, मोटरसाइकिल सर्विस, और इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? बेसिकली ये जो बाइक सर्विस है ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि रश ज़्यादा होता है, आपको पता है रोड्स पे। उसके अलावा जो कन्फाइंड स्पेस होती हैं, मीन्स कि आप देखें बाज़ारों के अंदर जो ओल्ड बिल्डिंग है उनके अंदर बहुत छोटी गलियाँ, तो उन गलियों के अंदर जो हम रिस्पॉन्स करने के लिए बेसिकली ये बाइक सर्विस बनाई गई थी। तो एम्बुलेंस के आने से पहले हम पेशेंट को, जो अगर कोई मेडिकल का पेशेंट है तो उसको फ़र्स्ट एड वगैरह देंगे। मीन्स कि पेशेंट को बर वक्त जो है वो फ़र्स्ट एड मिल जाती है। रश ज़्यादा हो तो उसकी वजह उसमें जो बाइक है वो टाइमली रिस्पॉन्स कर जाते हैं। और ख़ास तौर पे पतली गलियों में जी, और तंग जो मोहल्ले होते हैं, पुराने मोहल्ले होते हैं, वहाँ पे आपका पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट एड होता है आपके पास? जी सर, इसमें हमारे पास RTA जो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं इनको डील करने का सामान होता है। उसके अलावा जो मेडिकल इमरजेंसी घर के अंदर होती है उसको डील करने का सामान होता है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एक फायर सिलेंडर होता है, DCP सिलेंडर होता है। छोटी जो नॉर्मल रूटीन की फायर इमरजेंसी भी हम इससे डील कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसमें हम जो स्टाफ होते हैं उसके साथ असिस्ट करवाते हैं। अच्छा, हम देख सकते हैं कि ये सामान जो आपके पास मौजूद है ज़रा थोड़ा सा दिखाएंगे हमें? आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास DCP सिलेंडर मौजूद है। यहाँ पे ये आम रूटीन के ये 2 kg का सिलेंडर होता है। ये छोटी जो फायर इमरजेंसी के लिए जो हम इसको यूज़ करते हैं आम रूटीन में, रिक्शा वगैरह या गाड़ी या कुछ तारों वगैरह को अगर फायर लगी हो तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास इस साइड पे सर आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है। ये आम रूटीन में हम पेशेंट को बैकअप दे जाता है कि एम्बुलेंस के पहुंचने तक हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकें। उसके अलावा कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि एम्बुलेंस के आने से पहले हमारे पास बैकअप एक छोटा सिलेंडर अपना मौजूद है। बिल्कुल सही। इसके अलावा सर हमारे पास ये जो बैग्स मौजूद हैं इसके अंदर रूटीन की फ़र्स्ट एड किट होती है। उसके अलावा इसमें हमारे पास एक ग्लूकोमीटर होता है, उसके बाद BP ऑपरेटर्स होता है, थर्मामीटर होता है, और एक हमारे पास इसके अलावा आम रूटीन में आपको पता है कि ख़ास तौर पे सर्दियों में बच्चों के सांस का प्रॉब्लम बन जाता है तो हमारे पास एक न्यूबलाइज़र होता है। तो एक तरह से ये हम समझे कि छोटी सी ये एम्बुलेंस भी अपनी जगह पे बेसिकली सर इसको बनाया इसीलिए गया कि जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती या कन्फाइंड स्पेस है जहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती तो वहां पे ये हम इस बाइक को लेके जाएं और हम पेशेंट को वहां पे ट्रीटमेंट दें और बर वक्त पेशेंट को जो है ना वो फर्स्ट एड मिल जाती है और पेशेंट जो रिकवर हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बातें आपसे मालूमाती जानने का मौका मिला। और कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं और उसमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को बचा के रखें किसी भी तरह की मुश्किल सूरत हाल से। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जब हालात ऐसे इस तरह के हो जाते हैं कि मामलात हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। तो जब मामलात हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती या मसाइल हमारे कंट्रोल के साइज से ज़्यादा बड़े होते हैं तो फिर यही लोग हैं जो हमारी मदद को आते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और हम सब खैर के साथ ज़िंदगी गुजारें। अगले एपिसोड तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।